वैसे तो ये बात हर कोई कहता है कि आज में जियो, अपने होने वाले कल की मत सोचो, वरना तो तुम अपना आज भी नहीं जी पाओगे। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, पर हम इंसानों की फितरत है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये खुजली जाने का नाम ही नहीं लेती कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। क्या हम हवा में उड़ पाएंगे, या फिर आधे इंसान और आधे रोबोट होंगे, या फिर किस किस तरह की मॉडर्न मशीन्स का हम इस्तेमाल करेंगे, एंड एट लास्ट क्या हम दूसरे प्लैनेट्स पे इंसानों को पहुंचा पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और एक हाइपोथेटिकल ओवरव्यू लेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं चैनल इज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक पे आने से पहले एक रेफरेंस लेते हैं कि हमें हमारा फ्यूचर कैसा दिखाया गया है, चाहे टीवी शोज, कार्टून, मूवीज या फिर किसी भी अदर सोर्स के थ्रू। जैसे मिसाल के तौर पे ले तो टीवी शो ट्रैवलर, जिसमें कि एक ऐसे समय से लोग पास्ट में आते हैं जहां सब खत्म हो चुका है ताकि वो अपने फ्यूचर को बचा सकें। पर इस शो का हाईलाइटिंग पार्ट ये है कि वो टाइम ट्रेवल तो करते हैं पर सिर्फ बॉडी स्विच उन आदमी और औरत में जो कि पास्ट में है और फ्यूचर में मरने वाले हैं। या फिर कार्टून जैसे डोरेमोन, जिसमें कि एक फ्यूचरिस्टिक कैट रोबोट पास्ट में आता है एक बच्ची की मदद करने जिसका नाम होता है नोबिता, ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि कह सकते हैं कि एकदम बेवकूफ बच्चा होता है नोबिता। अब ऐसे सेम टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पे कई मूवीज जैसे टर्मिनेटर या फिर हम सब की फेवरेट एवेंजर्स एंड गेम है, जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं और इस टॉपिक को काफी टेक्निकल डिटेल्स के साथ दिखाया गया है इन मूवीज में। ये तो हो गई टाइम ट्रेवल की बात है। क्या हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बीच में ट्रेवल कर पाएंगे? क्या इंसान कभी दूसरे प्लैनेट पे रह पाएंगे? इन सभी का रेफरेंस दिखता है हमें मूवीज लाइक एवतार, द मार्शियन एंड इंटरस्टेलर, जिसमें कि स्पेस ट्रैवल, वार्म होल्स, ब्लैक होल्स, इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और इंसानों की तरह किसी दूसरी स्पीशीज का होना काफी डिटेल तरह से दिखाया गया है। अब अगर किसी को इमेजिन करना है कि हम मेडिकल साइंस में कितने एडवांस हो जाएंगे, तो इसका बेस्ट डिपिक्शन मिलता है इन मूवी एलिजियम, जिसमें कि बॉडी जनरेशन के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरह दिखाया गया है। और हम अपने अगले टॉपिक का रेफरेंस, जो कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा होगा कि फ्यूचर में ये तो पक्का होना है, चाहे कुछ और हो या ना हो, वो भी इसी मूवी एलिजियम में मिल जाएगा, दैट इज रोबोट एंड साइबोर्ग। अब रोबोट्स का मतलब तो सभी को पता होगा, पर जिन्हें साइबोर्ग का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं कि आधे इंसान और आधे मशीन को साइबोर्ग कहते हैं। इस टॉपिक से मिली जुली फिल्में हैं टर्मिनेटर, जस्टिस लीग या अपने इंडिया की ओजी मूवी रोबोट, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम सभी की फेवरेट में से एक होगी। Happy Diwali, folks. हम सभी को एक पर्सपेक्टिव मिल गया है कि हम फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये अभी सिर्फ ओवरव्यू था जिसमें कि काफ़ी चीज़ें भी इंक्लूडेड नहीं है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। अब चीज़ों को पहले कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहले हम एक देश के तौर पे देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदाजे से। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, इंडिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075, और कुछ अदर प्रेडिक्शन लाइक बाय आरबीआई गवर्नर इट कुड बी एज पॉसिबल एज 2038 विद रैपिड रिफॉर्म्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस। हमारी पोजीशन अभी 4th नंबर पे है एंड चाइना इज सेकंड, जो कि रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और अगले डेकेड की शुरुआत में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। आप सभी रोज कुछ ना कुछ खबर सुनते रहते होंगे कि चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, जो कि सही भी है, क्योंकि चाइना अपने देश की एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर मेजॉरिटी ऑफ इट्स जीडीपी खर्च करता है। और एक हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल का हाल देख लो, क्या ही कहें बस। इंडिया की जीडीपी में मेजर शेयर अभी सर्विस एंड एग्रीकल्चर का है, जो कि अगर देश आगे बढ़ता रहा और मॉडर्न चीज़ों को अडेप्ट करता रहा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सीरियसली लिया, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाइना की मोनोपोली को पूरी टक्कर दे सकता है। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब और देशों को देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो तेज आगे बढ़ेंगी वो अभी के डेवलपिंग नेशंस होंगे, जैसे अफ्रीका में नाइजीरिया एंड इजिप्ट, एशिया में इंडोनेशिया एंड इंडिया, और साउथ अफ्रीका से ब्राजील। ये कुछ कंट्रीज
कंट्रीज होंगी फेस ऑफ वर्ल्ड जीडीपी कुछ आने वाले दशकों में। अब एक चीज और कि ये सब देश ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो अभी के टॉप देश हैं जीडीपी के मामले में वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे यूके, जापान और जर्मनी। तो यहाँ ग्रोथ इतनी नहीं होगी एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना एज वेल। हाँ सही सुना, चाइना अपने आप को कोई डेवलप नेशन नहीं मानता। और वहीं रही बात यूएस की जीडीपी क्यों बढ़ेगी, तो वो उसकी मोनोपोली इन बिग टेक कंपनीज, जियोपॉलिटिक्स एंड डिपेंडेंस ऑफ अस ऑन अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ये भी यूएस की कंपनी गूगल ओन करती है। ये तो हो गई इकोनॉमी और जीडीपी की बातें। अब बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड का फ्यूचर कैसा होगा। अभी के टाइम में मेडिकल फील्ड की बात करें तो ज़्यादातर डायग्नोज रिएक्टिव तरह से होते हैं, मतलब कि पेशेंट में कोई सिम्टम दिखा तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। पर इसी का उल्टा देखें तो होता है प्रोएक्टिव, जिसमें कि आपके बॉडी का फुल चेकअप होगा और बीमारी के जानलेवा बनने से पहले ही उसे जड़ से ख़त्म कर देंगे। अभी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कोई बॉडी पार्ट को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल भरा काम है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो खैर अभी काफी कॉमन हो चुका है, पर किसी का बॉडी पार्ट बदलना अभी भी रेयरली होता है। पर आने वाले टाइम में ये सब काफी कॉमन होगा। आदमी का सिर तो उसका होगा पर नीचे की बॉडी किसी और की। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर इन तरह के ऑपरेशन या तो कोई रोबोट करे या तो कोई साइबॉर्ग। अरे हाँ, साइबॉर्ग, इन्हें कैसे भूल गए। आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा कि लोग अपने लिमिटेड स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सुधारने के लिए मशीन्स की हेल्प लेंगे, पर इस बार अपनी बॉडी पे, ना कि कोई मशीन फैक्ट्री में लगी हुई। जैसे कि अगर कोई इंसान आंखों से नहीं देख सकता तो वो एक आर्टिफिशियल मैकेनिकल आई इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि वो देख सके, और वो भी इंसानों से बेहतर। और भी कई दुनिया को बदलने वाली चीजें इन्वेंट होंगी आने वाले फ्यूचर में। कई जानलेवा बीमारियों का इलाज मिल चुका होगा, जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर, अल्जाइमर, जिससे कि हजारों लाखों लोग हर साल मरते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस जैसे कि ब्रेन सर्जरीज, जिसमें कि जान जाने का बहुत रिस्क होता है, ज्यादातर उन्हें हम मेडिकल रोबोट डॉक्टर्स से करवाया करेंगे टू मैक्सिमाइज द सक्सेस ऑफ डिफिकल्ट ऑपरेशन। पर उससे पहले हमें ऐसे रोबोट्स को प्रोड्यूस करना होगा जो कि बहुत प्रिसाइसली इन माइक्रो ऑपरेशंस को अंजाम दे सके, ताकि किसी की जान न चली जाए। अब टेक्नोलॉजी की बात ही क्या करें, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन आज के मुकाबले बहुत एडवांस हो चुकी होगी। जिन कामों को करने में भी घंटे लगते हैं वो काम मिनटों में होंगे। ट्रेवल टाइम बहुत फास्ट हो चुका होगा, एक जगह से दूसरी जगह काफी जल्दी ट्रेवल कर पाएंगे। अभी के टाइम के गाँव सिटी बन चुके होंगे और अभी के टाइम की सिटीज फ्यूचरिस्टिक साइबर सिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होंगी, जैसे कि आपने गेम साइबर पंक में देखा होगा। सभी सिटीज इंटरकनेक्टेड होंगी एक दूसरे से, और जो AI का हमने सिर्फ अभी नमूना देखा है वो हाईली एडवांस हो चुकी होगी और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी टू कैरी आउट डिफिकल्ट टास्क। फैक्ट्रीज में रोबोट्स मेजॉरिटी ऑफ काम को संभालेंगे और इंसानों को काम सिर्फ उन्हें मैनेज करने तक ही रह जाएगा। काफी एलिट रिच क्लास पीपल उन्हें इसलिए भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट होंगे, प्लस बिना सैलरी विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम शायद ऐसी कार्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैग्नेटिक पावर से चलेगी, या तो चलेगी सोलर पावर और इलेक्ट्रिक पावर से, क्योंकि उस टाइम तक ना तो फॉसिल फ्यूल बचेंगे ड्यू टू हाई यूजेज नाउ, और या तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो एक एवरेज इंसान उन्हें शायद अफोर्ड ही ना कर पाए। इंसान आने वाले फ्यूचर में शायद मार्स को पूरी तरह एक्सप्लोर कर चुके होंगे, या शायद अर्थ के काफी लोग वहां रहने भी लगे, क्योंकि मार्स एक लौता प्लेनेट है जो कि अर्थ के सबसे पास है और जिसपे कि इंसान रह सकते हैं। आने वाले टाइम में स्पेस एक्सप्लोरेशन काफी बड़े स्केल पे होने लगेगी और हर देश कोई दूसरी स्पीशीज जो कि आउटर स्पेस में रहती हो उसे ढूंढने की रेस में लग जाएगा। जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लौता बड़ा स्ट्रक्चर है जो स्पेस में है, पर शायद फ्यूचर में हम ऐसे और भी कई मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे जहाँ पर हम शायद ट्रैवल भी कर पाएं। वो चीज़ है जो कि लोग फ्यूचर के बारे में अगर सोचते हैं तो ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है। पर
पर आने वाले कुछ 50-60 साल में तो नहीं होगा, क्योंकि ये बोलने में ही अच्छा लगता है, पर इसके लिए कई चीज़ों को इन्वेंट करना होगा जो इंसान के पास थियोरेटिकली तो हैं पर प्रैक्टिकली अभी इम्पॉसिबल है। कई फिजिक्स के लॉस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, जो कि आने वाले 100 सालों में तो मुश्किल है। पर अगर कोई न्यूटन, आइंस्टीन या टेस्ला जैसा कोई पैदा हुआ तो शायद हो जाए जल्दी। जैसे कि अभी मैंने एक मूवी का एग्जाम्पल दिया जिसमें कि आदमी का पूरा मुंह फट जाता है और फिर एक मशीन के यूज से उसका चेहरा वापस आ जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं रीजनरेशन। हालांकि हम अभी भी सेल रीजनरेट करते हैं अपनी बॉडी में, डेड सेल जाते हैं और न्यू सेल आते हैं, पर ये चीज लार्ज स्केल पे करना इज व्हाट विल बी डूइंग इन फ्यूचर, पर डूइंग सच थिंग इज सो हार्ड। और अगर ये चीज रियलिटी बन गई तो शायद कोई इंसान डिसेबल ना रहे आने वाले फ्यूचर में। अब फ्यूचर चाहे जैसा भी हो, उसकी शुरुआत होती है आज से, क्योंकि आज में हम जो भी करेंगे उसका फल हमें फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है एक देश और उसमें रहने वाले लोगों पे। अगर देश को आगे ले जाना है तो एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इजाज़त देती है सवाल उठाने की, इजाज़त देती है इनोवेट करने की और इजाज़त देती है डेवलप होने की, क्योंकि हमारे देश के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। सो वी शुड यूनाइट एंड वर्क फॉर इट बिफोर इट्स टू लेट। और सेम हालात हमारे देश के बाहर भी हैं, जैसे अभी यूएसए अटैक्ड ऑन वेनेजुएला, जो कि एक जियोपॉलिटिकल मूव थी, बिकॉज वेनेजुएला चैलेंज यूएस डॉलर मोनोपोली इन ट्रेड, इसलिए अमेरिका ने ये मिशन किया। सो अगर आने वाले समय में कोई वर्ल्ड वॉर दोबारा से हुई, सो इट विल स्लो डाउन द डेवलपमेंट एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन कंट्रीज विल बी टेंस। तो अगर हमें इन चीज़ों को होने से रोकना है तो हमें आपस में पीस से रहना होगा, देश में भी और देश से बाहर भी, अगर हमें उस चीज़ को रियलिटी में लाना है जो कि हमने इस वीडियो में बात करी है। पीस आउट।